नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि हमने नेटवेब कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उसके साथ ही नेटवेब के जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट थे उस पर भी हमने उनकी कॉन कॉल के ऊपर एक एनालिसिस प्रस्तुत आपके सामने किया था। हमने वहां पर कुछ बातें एआई के बारे में बताया था और एआई को सरल शब्दों में समझाया था। हमने वहाँ ये कहा था कि एआई तकनीक में इतनी क्षमता है कि वो भारत की गरीबी और भारत की हेल्थ केयर की काफ़ी समस्याओं को दूर कर सकती है। और साथ ही हमने ये भी चेताया था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, चीन, वो एआई में बहुत आगे बढ़ गया है। इसलिए हमें भी अब ये चाहिए कि हम एआई तकनीक को अपनाकर आगे बढ़ें। पूरे सोशल मीडिया पर उस समय ये चल रहा था कि एआई नौकरियां खाएगा और एआई से इतनी नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन हमने बिल्कुल बोल्डली ये कहा कि एआई एक सहायक है, एआई एक इंस्ट्रूमेंट और टेक्निक है। और कभी भी टेक्निक किसी भी व्यक्ति की नौकरी नहीं खाती है, बल्कि वो इकोनॉमी को बढ़ावा देती है और एफिशिएंसी को सिस्टम में बढ़ावा देती है। तो ये हमारा एक फर्म स्टैंड था। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में एआई एक्शन समिट में पार्टिसिपेट करते हुए एक बात कही है कि एआई से नौकरियां नहीं जाएंगी। बिल्कुल ये वही बात है जो हमने बात अपने वीडियो में, जो हमने जिन वीडियोस का जिक्र किया उन वीडियोस में हमने एग्जैक्टली ये बात कही। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तकनीक से नौकरियां जाती नहीं है, बल्कि तकनीक से नौकरियां आती हैं। और हमने भी अपने वीडियो में यही वाली बात कही कि तकनीक से डरने की आवश्यकता नहीं है, तकनीक को अपनाने की आवश्यकता है। और इस एआई तकनीक में अगर हम आगे बढ़ गए तो विश्व में नंबर 1 कंट्री हम होंगे। तो हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हमने सबसे पहले इस चीज को समझा और आपके सामने प्रस्तुत किया कि एआई दुश्मन नहीं है, एआई दोस्त है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य से इस बात की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही महेश जे के ने एक कमेंट किया है। उन्होंने ये कहा है कि डीप सीक के बारे में सबसे पहले हमने बताया था। जी हाँ, डीप सीक के बारे में हमने नाम नहीं लिया था, लेकिन अगर आप हमारा वीडियो देखें नेटवेब की कॉन कॉल का, तो हमने इस बात का बिल्कुल जिक्र किया था कि 20 जनवरी को जो राष्ट्रपति ट्रंप ने जब शपथ ग्रहण किया तो उसी दिन चीन ने एक एआई मॉडल उनकी नाक के नीचे, उनके सामने चुनौती देते हुए रख दिया। वो डीप सीक मॉडल ही था। इस चैनल में हमारी कोशिश ये रहती है, हम आपको सरल स्पष्ट शब्दों में हर चीज को बता दें, इधर उधर की बात ना करें। तो खैर, अब एक प्रश्न लेते हैं। हाँ, प्रश्न लूं उससे पहले मेरी पिछले बार के जो सवाल जवाब था उसमें मैंने बीका जी का जिक्र किया था कि किस तरीके से उसमें रिजल्ट के बाद 10% की गिरावट आई। तो उसकी एक कड़ी मैं आपको और बताना चाहता हूं। अब कहानी क्या है, वो ये है कि एक शंभू दयाल गुप्ता जी हैं। वो बीका जी के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। किसके? कॉरपोरेट अफेयर्स एंड फाइनेंस मामलों के। मतलब ये जो शंभू दयाल गुप्ता जी हैं वो कॉरपोरेट अफेयर्स एंड फाइनेंस के प्रेसिडेंट हैं। मतलब उसको एक वर्टिकल है, उसको हेड करते हैं। अच्छी बात है। रिजल्ट कब आया? 6 फरवरी को। कब तक के रिजल्ट आए? 31 दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के रिजल्ट आए बीका जी को, जिसको उन्होंने डिक्लेयर किया 6 फरवरी को। अब ये जो फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने 31 दिसंबर 2024 को इन्होंने शेयर बेच दी, ओपन मार्केट में शेयर बेच दी। कितने शेयर बेचे? बहुत ज्यादा नहीं बेचे, 100 शेयर बेचे। किस भाव में बेचे? 779 में। 779। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो शेयर का भाव 600 रुपए है। और 6 फरवरी को उस शेयर का दाम जो था वो आपको पता ही है कि धड़ाम से गिरा है। 6-7 फरवरी के आसपास जो मैं बता रहा हूं आपको, रिजल्ट के बाद 10% गिरा और अभी तक उभरा नहीं है। वो क्या हो रहा है ये? मतलब आप पूरी फाइनेंस कंपनी की देख रहे हो,
और आपको पता है कि 31 तारीख तक रिजल्ट क्या हुए, जब आप फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स देख रहे हो और उसके प्रेसिडेंट हो तो आपको पता है ना कि कंपनी में क्या हो रहा है, और आपने शेयर बेच दिए, 100 ही बेचे और कंपनी ने गलती भी मान ली। कंपनी ये नहीं कह रही है कि इन्होंने कोई गलती नहीं किया, इसको छुपा रही है। कंपनी ने बिल्कुल ओपन डिस्क्लोजर उन्होंने दिया है कि हमसे गलती हुई, और शंभू दयाल जी के ऊपर पेनल्टी भी लगाई। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये भारत में ये कंपनियां जितनी भी हैं, ये इतनी इनकी, और जो मतलब इनमें जो इनसाइडर्स हैं, इनको इनसाइडर बोलते हैं, जैसे गुप्ता जी जो हैं, शंभू दयाल गुप्ता जी इनसाइडर है, क्योंकि ये कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी रखते हैं। तो इनसाइडर और ब्रोकर्स और मैनिपुलेटर्स और ऑपरेटर्स, इनके बीच में बड़ी साठ गांठ रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां पर साठ गांठ है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्यों ऐसा हुआ कि गुप्ता जी को ये मालूम नहीं था कि इस टाइम आप शेयर नहीं बेच सकते, क्योंकि वो ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाती है। मतलब प्रमोटर्स और ये इस तरह के जो इनसाइडर्स होते हैं ना, वो एक रिजल्ट आने के सर्टेन पीरियड के भीतर भीतर शेयर नहीं बेच सकते। तो इनको जब ये बात नहीं पता है, तो पहली बात तो ये कॉर्पोरेट अफेयर्स और फाइनेंस के प्रेसिडेंट कैसे हैं ये? दूसरी बात, क्यों बेचा इन्होंने? इनको पता था ना, और इनको लाभ कमाने का उद्देश्य था ना भाई। आप ये देखिए, 100 शेयर किसी ने बेचे तो उनको ऐसा तो नहीं था कि साहब मेरे को मकान लेने की अर्जेंसी थी, साहब मेरे को तो बहुत बड़ी पैसे की रिक्वायरमेंट थी। इन्होंने भी सोचा होगा ट्रेडिंग कर लो, वापस ले लूंगा। मैं तो गैस ही कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जितना हल्ला मचता रहता है, तरह पूरी मीडिया में हल्ला मचता रहता है, ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो, फलाना शेयर ले लो। और यहां देखिए क्या हाल हो रहा है बीकाजी जैसी कंपनी में। और आज का भाव 600 रुपए, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, 779, मतलब 180 रुपए का करीब करीब माइनस हो गया 2 महीने में। 2 महीने भी नहीं हुआ, 1.5 महीने हुआ है, मतलब 31 दिसंबर से आज की तारीख तक। तो भाई, जब शंभू दयाल जी गुप्ता को ये पता है तो उन्होंने शेयर बेचने की जल्दी की, तो किसी को बता भी दिया होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात हो सकती है। लेकिन वहां पर तो उनको ये पता नहीं लगा कि उन्होंने किसी को बताया कि नहीं बताया। सिर्फ इतना सा पता लगा है कि उन्होंने शेयर बेचा, और शेयर बेचते हो तो आजकल तो शेयर का रिकॉर्ड हर जगह होता है। आपने क्योंकि डीमैट अकाउंट है और डीमैट अकाउंट से लिंक्ड है आपका पैन से, तो वो तो पता तो लगना ही है आपका, तो कंपनी को डिस्क्लोजर करना ही था। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी घालमेल चलती है। बार बार मैं आपको ये कहता हूं कि आप कभी किसी झांसे में ना आए। मेरी बातों पर भी आपको विश्वास बिल्कुल नहीं करना, आपको अपनी समझदारी से काम में लेना है। बीका जी की तो अच्छी रेपुटेशन, किसी एक हमारे व्यूअर ने पूछा कि बीका जी अच्छी कंपनी है कि नहीं। ठीक है, अच्छी कंपनी है नहीं है उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। अच्छी और बुरी कंपनी का जो निर्णय होता है ना, दो तरीके से होता है। वो ये है कि एक तो उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक रहे, मतलब प्रमोटर जो है ना, उससे हम बिल्कुल बेदाग पाक साफ रहने की अपेक्षा करते हैं। अब इनसाइडर और ऐसी गलतियां कर रहा है, और गलतियां भी कर रहा है। आप ये देखिए कि आदमी इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा है और इतना अनजान है, इतना मासूम है कि शेयर बेच देगा। तो खैर, इस बात को यहीं विराम देते हैं। मैंने आपके सामने एक फैक्ट रखा कि किस तरह की घालमेल होती है, और उसके बाद शेयर का क्या हाल होता है। इनको सब पता होता है कि रिजल्ट क्या आ रहा है, इसीलिए आप कभी देखेंगे ना, अच्छे रिजल्ट आएंगे शेयर गिर जाएगा, बुरे रिजल्ट आएंगे शेयर चढ़ जाएगा। एंटीसिपेशन सबको होता है, पहले से पोजीशन बनी हुई होती है, और ये आम बात है। कोई इसमें ओपन सीक्रेट जिसको कहते हैं ना, खुला राज है, वो राज जो खुला हुआ है। खैर, अब प्रश्न पूछा है एट हबीब 731, उन्होंने प्रश्न पूछा है ओला के बारे में और जी एंटरटेनमेंट के बारे में। तो देखिए हबीब साहब, नायिका का हाल आपने देखा, मामा अर्थ का आपने हाल देखा, पेटीएम का आपने हाल देखा, डिलीवरी का आपने हाल देखा। ये नए नए फैशन है, रोज आएंगे रोज जाएंगे। ठीक है, ओला का स्कूटर ले लीजिए, लेना हो तो, वो भी अगर आपको परेशान नहीं करे तो। मैंने वैसे एक सर्वे किया था कि मैं रास्ते में जब भी कहीं इधर उधर जाता था और किसी के पास भी ओला अगर स्कूटर होता था, तो मैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछता था।
वो इसलिए पूछ रहा था कि मीडिया में जितनी खबरें चल रही हैं कि ओला के स्कूटर में किसी ने उनके शोरूम के आगे आग लगा दी, सर्विस सेंटर के आगे आग लगा दी, या लोग परेशान हैं और ये है, तो मैं ये जानना चाहता था क्या ये वाकई प्रॉब्लम है या कुछ मैनिपुलेशन भी हो सकता है। तो मैंने, ये मेरा अनुभव है, ना मेरे पास ओला का स्कूटर है, ना मैं ओला से कोई संबंधित हूँ, ना मुझे कोई उससे लेना देना है। मेरे पास जो मेरे अनुभव में जो जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप जरूरी नहीं है आप उस बात से सहमत हो। मेरे को किसी ने भी ये नहीं कहा कि ओला का स्कूटर खराब है। कम से कम 10 या 12 लोगों से मैंने पूछा, अलग अलग रास्ते चलते हुए, कभी भी मैं कहीं जा रहा था और कोई भी मिल जाता था उससे मैं, अगर वो रुकता था तो मैं पूछ लेता था कि भाई आखिरकार ऐसा क्या कारण है, जैसे हंगामा मीडिया पे चल रहा है, क्या वाकई ओला इतना खराब स्कूटर है क्या? तो किसी ने भी ना नहीं किया कि ओला खराब स्कूटर है। मतलब उन्होंने, सबने पॉजिटिव रिव्यू दिए, अच्छा ही बताया। थोड़ी बहुत उन्होंने कमियां जरूर बताई, थोड़ी कि हाँ इसमें कुछ सर्विसिंग के इश्यूज हैं, बाकी ऐसा जैसे मीडिया में चल रहा है ना वैसा नहीं बताया। क्या अब इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर होता है कि प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन क्या मुझे शेयर ले लेना चाहिए? देखिए हमें तो शेयर से मतलब है। अब जो ओला के कर्ता धर्ता है ना, हमारे अग्रवाल साहब, उनको क्या है, उनको भी अपनी टशन दिखानी है। अब वो किसी कॉमेडियन से बढ़ गए और तू तू मैं हो गई ट्विटर पे। देखिए आप बिजनेस चला रहे हैं ना, तो आपको विनम्र होकर रहना पड़ेगा। बिजनेस का, आप में से बहुत लोग बिजनेस करते होंगे और आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम होगी कि बिजनेस में विनम्रता जो है ना, ये बहुत बड़ा गुण है। अगर आप विनम्र होंगे तो आपके पास काफी बिजनेस आएगा। तो साहब उससे लड़ लिए। अब इनका कहना ये है, जो ये हमारे ओला वालों का कहना ये था कि ये जो कॉमेडियन साहब हैं, इन्होंने जो बाकी ऑटोमोबाइल या टू व्हीलर कंपनी से जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाते थे, उनके दबाव में आके या उनसे प्रभावित होके किसी न किसी तरीके के मेरे ऊपर ये अटैक करने की कोशिश है, मेरी कंपनी को खराब करने की कोशिश हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कॉर्पोरेट वारफेयर है, हो सकता है ये भी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि आपने, यानी अग्रवाल साहब ने ऐसा काम ही क्यों किया जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को यह मौका मिले कि वो आपकी कंपनी पे छींटे उड़ाए। उससे हुआ क्या, आपकी सेल डाउन हो गई और आप मजबूर हो गए कि आप सर्विस सेंटर खोलें। सर्विस सेंटर खोलना अच्छी बात है। मेरा कहने का सिर्फ मतलब यह है कि अगर प्रमोटर इस तरीके का आदमी है और उसको यही नहीं पता कि ग्राहक को कैसे हैंडल करना है या बैड पब्लिसिटी को कैसे हैंडल करना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छी कंपनी कभी चला पाएगा। तो हबीब साहब, इसके फाइनेंशियल का हाल तो ये है कि एफआईआई और डीआईए का स्टेक तो हुआ है इसमें कम, पब्लिक का स्टेक इसमें बढ़ गया है। हमेशा की तरह जब एफआईआई डीआईए बेचते हैं तो आपको और हमको ही माल देंगे, और प्रमोटर्स का स्टेक वैसा का वैसा है। ऑपरेटिंग लॉसेस में है कंपनी। तो ऑपरेटिंग लॉसेस का मतलब क्या, अपने खर्चे भी नहीं निकाल पा रही है। जो इनकी सेल होती है और जो इनका खर्चा होता है उसको मैं माइनस कर दूं तो लॉस में है। मतलब सेल से अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रही है। तो ऐसी कंपनी में मैं क्यों लूंगा? तो मेरी राय आपको ये है कि आपके पास 5,000 कंपनियां हैं, उनमें से कोई देख लें अच्छी सी कोई कंपनी, हमारा वीडियो देखते रहें, कोई आप बिजनेस मॉडल समझें, कोई कंपनी पसंद आती है तो इंतज़ार करते रहें, तसल्ली से बैठें, इंतज़ार करें, और तब जब आपको लगे कि हाँ भाई इसका भाव बहुत अच्छा आ गया, लेके बैठ जाएं शांति से। उन्होंने जी एंटरटेनमेंट का पूछा है, तो साहब जी एंटरटेनमेंट का हाल ये है कि इसका आरओई है ना वो 2% है। यानी ऐसा समझ लें कि पूरी साल में जो कंपनी कमाती है ना वो 2% कमाती है। 2%। तो आप ऐसी दुकान में पार्टनरशिप करने की कोशिश करेंगे क्या, या पार्टनरशिप लेंगे क्या, जो पूरे साल में 1,00,000 रुपए के ऊपर, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, 2% कमाती, मतलब ऐसे कहें 100 रुपए पे 2 रुपए कमाती, तो एफडी में ही रख दूंगा, 6 तो वहीं दे देंगे। या एफडी में नहीं रखूंगा तो सेविंग्स बैंक में दे रख दूंगा, तो सेविंग्स बैंक में भी मेरे तो 3%, 2.25% बैंक दे देता है, 2% पे क्यों लगाऊंगा? दूसरी बात, फिर वहां पे लड़ाई हो रही है, कॉर्पोरेट वॉरफेयर हो गया, हमें पता ही नहीं है इसका क्या रिजल्ट आना है।
तो मेरा काम यही रह गया कि जो दुकान में जिसमें दोनों मालिक जो हैं आपस में लड़ रहे हैं उसमें मैं साझा लूं। मतलब एक दुकान है, उसमें अगर दो मालिक जो एग्जिस्टिंग मालिक हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं आके इसमें स्टेक ले लूं, आप जाके उसमें साझा कर लोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो उसी तरीके की चीज है, लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, मैं तो दूर रहता हूं, दूसरी कंपनी देख लूंगा, कोई दूसरी पैसे है ना मेरे पास। तो जिसके पास पैसा है ना वो कहीं चला जाए, कहीं भी कोई भी मिल जाएगा उसको। तो हबीब साहब मजा नहीं आया, मतलब अगर आप लेने की सोच भी रहे हैं तो जो मैंने कहा उस पर विचार कर लीजिए, क्योंकि मैं लेने और बेचने की राय तो आपको दे नहीं सकता, लेकिन बस आप समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सुमन देवी 5005, तो ये हमारे बड़े, जब से हमने चैनल शुरू किया तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं और आईटीसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने शेयर ले रखा है और इनको जो चिंता है ना, इन्होंने क्योंकि 2-3 बार प्रश्न पूछ लिया, तो इनको जो चिंता है ना वो इस बात की कि शेयर गिर रहा है। तो देखिए, बात ये है कि आईटीसी वो कंपनी है जो शेयर जब इंडेक्स बना था ना, और एक बार ये एंटर हो गई उस इंडेक्स में, निफ्टी में या सेंसेक्स में, शायद सेंसेक्स की बात है, आज तक बाहर नहीं हुई है ये। बिरली कंपनियों में से एक है, बहुत ही यूनिक कंपनीज में से एक है। मतलब ये वो बच्चा है जो कभी गिरा ही नहीं, नीचे नहीं गिरा कभी। मतलब जैसे कई होते हैं ना, बच्चे पैदा होते हैं छोटी उम्र में खत्म हो जाते हैं, तो बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जो छोटी उम्र में खत्म हो जाती है। ये वो बच्चा है जो जवानी और जवानी से भी ऊपर जवानी आए जा रही है इसको। किस एरिया में आप सुनिए, आप सिगरेट में, ठीक है, सिगरेट पीना एक बार कोई शुरू कर देता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो सिगरेट छोड़ सकते हैं। तो सिगरेट के बिजनेस में, एफएमसीजी के बिजनेस में है, तो आप आशीर्वाद आटा बनाते हो, आप बिस्किट बनाते हो, आप नूडल बनाते हो, तो इस तरह की चीजें, इनका कंजम्पशन कम नहीं होता, ठीक है। और डायरेक्ट उस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं जिस तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाता है या पार्ले बनाता है, मतलब उसी के टक्कर में बनाना शुरू कर देते हैं ये, और अच्छा चलता है इनका प्रोडक्ट। फिर कॉपी किताबें बनाते हैं, फिर कुछ एग्री कमोडिटीज में डील करते हैं, गेहूं वगैरह में उसका आटा बेचते हैं, जैसे मैंने बताया आप। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी डिमांड कम होने वाली है इस 140-45 करोड़ के देश में? इतना कैश निकालती है, इतना कैश निकालती है कंपनी, 17,200 करोड़ रुपया कैश जनरेट करती है, कैश, नोट ही नोट है। और आपको डिविडेंड देती है करीब 12 रुपए। अभी 6 तारीख को इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ये 6 फरवरी का, तो 6.5 रुपए तो आपको वैसे मिल जाएंगे डिविडेंड के फॉर्म में। अब आपको 6.5 रुपए वैसे मिल गए, आज तक कंपनी इंडेक्स से बाहर नहीं हुई, एक बार आने के बाद तो गिर जाएगी, तो गिर जाने दो। अच्छा, टेम्पररी डेंट आएगा, परमानेंट डेंट नहीं आएगा, राजेश एक्सपोर्ट टाइप नहीं होगा कि पता ही नहीं लगे कि इन्वेस्टर का पैसा कहां गया। हेरा फेरी नहीं है इसमें, कोई प्रमोटर नहीं है, आईटीसी में कोई प्रमोटर नहीं है, इसलिए प्रमोटर की हेरा फेरी का तो चक्कर ही नहीं है। ये मैं आपको कह रहा हूं, ये वो जेम्स हैं जिनको लोअर लेवल पे पकड़ना चाहिए। आपने हायर लेवल पे पकड़ लिया मान लीजिए, तो भी कोई बात नहीं है, कहीं नहीं जाएगा, टाइम लग सकता है, लेकिन आपको उस टाइम में भी आपको कुछ ना कुछ पैसे देगा, डिविडेंड देगा आपको, आपको परेशान नहीं करेगा। आप ये बिल्कुल आप चैन की नींद सो सकते हैं इसको लेके, अगर आपने ले लिया है तो आराम से चैन की नींद सोइए, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये हो सकता है उसका मार्केट का अगर ट्रेजेक्टरी नीचे की तरफ है तो थोड़ा टाइम लग जाए उसको बढ़ने में, लेकिन आपका जो लेवल है ना उससे ऊपर आपको देके जाएगा। और मेरी राय में तो अगर आप लेके बैठे हैं तो उसको बेचना ही मत आप, मतलब मेरी राय तो यही है। चलेगा धीरे, मल्टी बैगर नहीं होगा कि आप सोचो 2 साल में ये 3 गुना हो जाए, ऐसा नहीं होगा, बहुत स्लो चलेगा। 6%, 7% एक साल में अप्रिशिएट होगा, और इतना ही करीब करीब आपको डिविडेंड दे देगा, तो 12, 15, 14% की आपको रिटर्न आराम से आ जाएगी। लेकिन आपकी रातों की नींद, दिन का चैन खराब नहीं होगा। कभी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं, किसी से भी आप पूछ लीजिएगा, मेरे अलावा भी किसी से पूछ लीजिएगा, आप सलाह ले लीजिएगा, कोई ये कह दे कि भाई आईटी से खराब शेयर है,
तो शायद उसको शेयर्स की नॉलेज नहीं है। अमित गुप्ता जी ने एक क्वेश्चन पूछा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे ये वैसे रेगुलर कमेंट करते हैं अमित गुप्ता जी, और आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कॉमन पीपल के लिए सही है या नहीं है। देखिए, जिस चीज के बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मेरे लिए वो जहर है। मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता है तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा है। अब कोई ये कहे कि नहीं, वो क्रिप्टो करेंसी $2000 थी, अब $1,00,000 हो गई, उसके बाद $50,00,000 हो जाएगी। हो जाए भाई, मैं क्या करूं। अरे किसी के महल को देखकर मैं मेरे झोंपड़े में आग लगा दूं क्या? मुझे क्या पता क्या होने वाला है, क्या चीज है। दूसरी बात, देखिए, गोल्ड की एक वैल्यू है, सिल्वर की एक वैल्यू है, बट क्रिप्टो करेंसी के पीछे क्या है? अगर आप जानते हो इसके पीछे क्या है, आपको इसका इन एंड आउट पता है। जैसे मान लीजिए मैं शेयर बाजार में काफी टाइम से हूं, ठीक है, मेरी एजुकेशन भी ठीक ठाक है, मुझे समझ भी आता है कि शेयर्स का मूवमेंट कैसे होता है और कौन अंदर से क्या करता है। तो मेरे लिए ये फील्ड आसान है, मुझे पता है क्या लेना है, मुझे क्या नहीं लेना। लेकिन आपको अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में एबीसीडी नहीं पता और आप सिर्फ डिमांड सप्लाई के का गेम खेल रहे हो और ये उम्मीद कर रहे हो कि शायद ये मैं ले लूंगा ना, उसके बाद शायद शेयर चढ़ जाएगा या क्रिप्टो करेंसी चढ़ जाएगी, तो भाई मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूं। मैं तो आराम से चैन की नींद सोऊंगा, एफडी में करा दूंगा, नहीं तो कोई म्यूचुअल फंड ले लूंगा, थोड़ा बहुत ही तो गिरेगा। क्रिप्टो करेंसी का पता ही नहीं है। दूसरी बात, हिंदुस्तान में तो लीगलाइज नहीं है। अगर आप ट्रेड करेंगे तो कोई XYZ एक्सचेंज में करेंगे, वहां पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं सारे दिन इसी टेंशन में रहूंगा। देखिए, कमाना है, लेकिन कम से कम ऐसा मत कमाइए जिसमें चांसेस इस बात के ज्यादा हों कि आपका पैसा डूबेगा। अगर आपको नॉलेज हो तो आप बिल्कुल करिए। आपको ये पता हो कि इसमें से पैसे कैसे निकाले जाते हैं। अब कई एक्सचेंज फेल हो गए यहाँ इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के, पता नहीं क्या हुआ, चोरी हो गया। कोई कहता है टोकन चोरी होगा, कोई कहता है क्या चोरी हो गया, पता ही नहीं हो क्या रहा है। तो मैं ऐसे काम मुसीबत क्यों मोल लूं। खैर, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि अब इन्फ्लेशन तो इतना ज्यादा है, तो कॉमन पीपल के लिए इन्वेस्टमेंट एवेन्यू क्या, यानी इस आम आदमी के लिए आम आदमी क्या ऐसा काम करे जिससे कि वो इन्फ्लेशन जो है ना, जो महंगाई बढ़ रही है ना, कम से कम उतना तो एक्स्ट्रा रिटर्न डाल ले। तो देखिए, कोई तरीका नहीं है, और जो भी तरीका आप अपनाएंगे ना, उसमें रिस्क है। और एक आम आदमी को रिस्क नहीं चाहिए। वो उम्मीद लगा के ये आता है कि मेरे पैसे बनेंगे, लेकिन कुछ दिन पैसे बनते हैं। जैसे शेयर बाजार में अभी 4 साल पैसे बने, अब मार्केट की चाल ही उल्टी हो रही है। आप कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डिमांड सप्लाई पे चलते हैं, ये कभी आपको गारंटी इस बात की नहीं दे सकते कि वो इन्फ्लेशन को बीट करेंगे या महंगाई को बीट कर देंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं हुई, मान लीजिए आपने बहुत अच्छा शेयर ले रखा है और उसके भाव गिर गए, अगर वो भाव गिर गए तो आप में इतनी होल्डिंग कैपेसिटी है कि जो आप उसको रख लो अगले 5 7 10 साल तक, ताकि वो आपको जो गिरे हुए टाइम का या जिस टाइम बाजार नहीं चल रहा है उस टाइम का भी रिटर्न दे जाए। हम कभी भी, आम आदमी कभी भी ये कोशिश नहीं करे कि वो लगातार पूरी जिंदगी भर इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। स्पेशली डिमांड और सप्लाई वाली चीजों में तो नहीं कर सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार को करना चाहिए ये काम। जैसे केंद्र सरकार की कर्मचारियों का डीए बढ़ाते हैं ना इन्फ्लेशन के साथ, वैसे एक बॉन्ड आते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। उसमें ब्याज की दरें जो हैं वो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है या महंगाई की दर बढ़ती है, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली ऊपर होती जाती है। क्योंकि महंगाई तो ऊपर ही जाती है, नीचे तो आती नहीं। तो ये जो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड जो होते हैं ना, वो सरकार को जारी करनी चाहिए या किसी एजेंसी को जारी करनी चाहिए, सरकार की एजेंसी को, और तो कोई जारी करेगा नहीं। वहां पर इस जो
आम निवेशक है, जो आम आदमी है, उसको ये तसल्ली होगी कि ये बॉन्ड खरीद के जब बैठ जाएंगे तो कम से कम उसका जो बॉन्ड में ब्याज भी आएगा और एक्स्ट्रा रिटर्न इन्फ्लेशन के कारण जो उसको घाटा हो रहा है, क्योंकि रुपए की कीमत कम हो जाती है, तो उतनी एक्स्ट्रा कीमत भी उसको मिल जाएगी। तो आशा है मेरा जवाब आपको अमित जी समझ में आया होगा। इसके बाद वेब संसार बोलते हैं कि जियो फाइनेंस के बारे में कमेंट चाहिए। देखिए, जिसका धंधा ही शुरू नहीं हुआ, भाई जियो फाइनेंस क्या करती, कोई ऑपरेशंस तो अभी शुरू नहीं हुए, बहुत कोई मेजर स्केल पे आपने कहीं दुकान देखी क्या जियो फाइनेंस की? क्या भाई ये लोन दे रहा है? अभी लोग सिर्फ इतना ही कह रहे हैं रिलायंस की कंपनी है। तो जो केवी कामत साहब हैं, जो कभी आईसीआईसीआई के करता धरता रहे हैं, वो इस कंपनी में आए हैं, उनको लीडर बनाया इस कंपनी का अंबानीज की तरफ से। तो वो तो आईसीआईसीआई बैंक उन्होंने चलाया, उसको टर्न अराउंड कर दिया, उसको बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बदल दिया। अरे सब कहानियां हैं, धंधा शुरू होने दो ना, धंधा शुरू होने दो, रिजल्ट आने दो, तब ले लेंगे, महंगी ले लेंगे। देखिए, जो अच्छी चीज है ना, जो अच्छी चीज है ना, महंगे दाम पे ले लेंगे और महंगे दाम पे बेच देंगे। अगर जिसमें खुद में दम होता है ना शेयर में, तो वो तो कोई आदमी छोड़ता ही नहीं है। ये तो हवा बनाने की बात है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, साहब ये सेठ जी का लड़का है, इससे शादी कर लो। पता नहीं कब तो सेठ जी बनेंगे, कब शादी होगी। तो जियो फाइनेंस में छोड़ दीजिए, और बहुत अच्छी कंपनीज हैं, अच्छे वैल्यूएशन पे आपको मिल जाएंगी। बाजार ठंडा हो रहा है, अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनीज मिलेंगी, तब ले लीजिए, क्यों जियो फाइनेंस लेना है। नूरुद्दीन शेख साहब ने ये हमारे, इनकी रिक्वेस्ट पे हमने वैभव ग्लोबल का वीडियो बनाया था। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा कमेंट इन्होंने किया है कि मैं पहले से इन्वेस्टेड हूं सर, आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बिजनेस मॉडल समझ आया और अब मैं सही वक्त पर सही निर्णय ले पाऊंगा। देखिए, यही हमारी कोशिश है, आप बिजनेस मॉडल समझ लें, और बिजनेस मॉडल समझने के बाद आप कंपनी की वैल्यूएशन को देखें। नहीं आए समझ में तो आप हमसे प्रश्न पूछें, मैं आपको डायरेक्ट सलाह तो नहीं दूंगा खरीदना है या बेचना है, लेकिन वैल्यूएशन के बारे में आपको कुछ जानकारी मैं आपको दे दूंगा। आपको वैल्यूएशन समझ में आती है तो आप लीजिए और लेकर बैठ जाइए। मंदे में लेना है, मंदे में, और लेकर बैठ जाइए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, बिना ईश्वर की कृपा के शेयर बाजार में पैसा नहीं मिलता है। ऐसा कर्म मत कीजिए कि आप आड़े टेढ़े आपने शेयर ले लिया और ईश्वर को दोष दें। लेकिन अगर आप ढंग से सोच समझ के निवेश करेंगे तो आपको ये बाजार जरूर कुछ ना कुछ रिटर्न एक्स्ट्रा लाके देगा। तो हमें बड़ी खुशी हुई नूरुद्दीन शेख साहब कि आप हमारे वीडियो से कुछ जानकारी ले पाए और आप एक अच्छा निर्णय कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।